ये बात ध्यान से समझे, मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन ओवर टाइम, इसको ऐसे समझे। R2 का सिलेबस लेना, ओवर द टाइम था या पॉइंट इन टाइम? ओवर द टाइम। कितने लेक्चर? 115 कर लें, 110 कर लें, ठीक है। अब हम ये देखना चाहें कि सर अंसारी ने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी परफॉर्म कर दी और कितनी परफॉर्म करना बाकी है। अब इसके कई अंदाज होंगे, इस प्रोग्रेस को मेजर करने के कई अंदाज होंगे। कुछ को कहते हैं इनपुट मेथड्स और कुछ को कहते हैं बीबी किथे, बीबी किथे, बीबी किथे है, फाटू ही गए बीबी, होला तो रख। मैंने क्या कहा था, आखिरी दिन हो सेशन एंड के, ना स्टूडेंट को पता होता है क्या हो रहा, ना टीचर को पता होता है क्या हो रहा। मस्त कलंदर, मस्त कलंदर, ठीक है। वो शुक्र करो कि सुबह के टाइम आते रहे, इसलिए रिवीजन नहीं मांग रहे हो, वरना बच्चों से पूछो तो वो क्या कहते हैं, खुदा का वास्ता है कुछ करवा दे, क्योंकि मैंने पीछे कुछ नहीं पढ़ा। ये अल्हम्दुलिल्लाह पे आप पे फजल है, आपके अम्मा अब्बा की तरबियत है कि आपने पूरी सर्दी कुर्बान की R2 का कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अल्लाह आपको कामयाब भी करेगा इंशाल्लाह। बात हो रही थी इनपुट मेथड होते हैं और कुछ आउटपुट मेथड होते हैं। इनपुट मेथड क्या होते हैं? जो प्रोग्रेस मेजर करेंगे रिजल्ट से नहीं, इनपुट से। कैसे? प्रोसेस कॉस्टिंग याद करो, लॉस याद करो, कभी इनपुट पे होता है, कभी आउटपुट पे होता है। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इनपुट पे होता है। ओके भाई, ऐसे ही एक इनपुट मेथड होते हैं, एक आउटपुट मेथड होते हैं। इनपुट मेथड से अगर प्रोग्रेस देखनी है तो तुम ये देखो कि सर अंसारी कितनी दफा क्लास में आए, सर अंसारी ने कितने घंटे पढ़ाया, ये है इनपुट मेथड। और अगर आप अपने रिजल्ट्स की बेस पर, जो वीकली टेस्ट हैं, असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं, टर्म टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, उसकी बेस पर देखोगे तो वो कौन सी बेसिस होंगी? वो आउटपुट मेथड होगा। वो क्या होगा? अच्छा, एम्प्लॉय सर मारता रहता है, टक्कर मारता रहता है, सर जी मैं बड़ा काम करता हूं। उधर एम्प्लॉय को देखो तो वो सर पकड़ के बैठा होता है कि यार ये काम नहीं करता। आपने कहा यार उसकी सुनता हूं, वो काम बड़ा करता है, तेरी सुनता हूं, वो काम नहीं करता। दोनों की नजर डिफरेंट है काम देखने के लिए। एम्प्लॉय ये कह रहा है मैं 9 घंटे बैठा हुआ हूं तो मैं तो काम कर रहा हूं। एम्प्लॉयर कहते हैं 9 घंटे से मुझे कुछ नहीं मिला तो तूने काम नहीं किया। इसलिए कंस्ट्रक्शन के केस में जब कॉन्ट्रैक्टर से मुंह मारी ज्यादा हो जाती है तो किसे बुलाया जाता है? इंजीनियर को, सर्वेयर को। क्या कहा जाता है? चलो ये हमारा फैसला करवाएगा। वो आके देखता है बिल्डिंग को, सारा कुछ देखता है, कहता है जनाब जो नक्शा है उसके हिसाब से 40% कंप्लीट हुआ है। अब बताओ इनपुट मेथड, आउटपुट मेथड? ये आउटपुट मेथड है। सर्वेयर ने आके देखा कि क्या हुआ है, कितने % कंप्लीट है, ये आउटपुट मेथड है। अब कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है? बाबूजी पैसे बड़े कम दिए हुए हैं आपने, 6 तो मैंने मिस्त्री लगाए हुए हैं, 12 मैंने मजदूर लगाए हुए हैं, वो इतने घंटे काम करते हैं, वो इतने घंटे काम कर चुके हैं, आपने पैसे थोड़े दिए हैं। अब बताओ कॉन्ट्रैक्टर किस हिसाब से मांग रहा है? इनपुट मेथड से मांग रहा है। और प्रोसेस कॉस्टिंग में यही सीखा है आपने, जो इनपुट किया है वो कुछ और होता है, जो आउटपुट होता है वो कुछ और होता है। अब जो सर्विस दे रहा है वो कोशिश करेगा इनपुट की बेस पर मुझे पैसे मिले, मेरी मेजरमेंट प्रोग्रेस की किसकी बेस पे हो, और जो सर्विस रेसिपिएंट है वो किसकी बेस पे करेगा? आउटपुट की बेस पे करेगा। अब भाई आउटपुट मेथड में कौन कौन से होंगे? यूनिट्स प्रोड्यूस, यूनिट्स डिलीवर्ड, कॉन्ट्रैक्ट, माइलस्टोन्स और सर्वे ऑफ वर्क परफॉर्म। और इनपुट मेथड फॉर एग्जांपल कॉस्ट इनकर्ड, लेबर आवर्स एक्सपेंडेड, मशीन आवर्स वर्क। ओके हो गया? इसको याद रखिएगा। एक छोटा सा कोई MCQ आ सकता है कि बताएं कितने % काम हो गया। तो अगर ये वाला डाटा दिया हुआ है तो आउटपुट मेथड है, ये वाला डाटा दिया हुआ है तो इनपुट मेथड है। इसमें कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है। अच्छा ये बताएं, ये इनपुट मेथड आउटपुट मेथड पॉइंट इन टाइम की ऑब्लिगेशन के लिए होगा या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम होगा। मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, क्योंकि पॉइंट इन टाइम तो 1 मिनट का काम है, 1 मिनट का काम है, वो सिर्फ बटन क्लिक पे है।
जो भी आपने काम करना है, पॉइंट इन टाइम का मतलब ये होता है। कर दो। ध्यान से करें। कुछ लोग होते हैं ना, बड़े ही हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। खाना उन्होंने खाना नहीं, लेकिन हर हफ्ते उन्होंने डॉक्टर के पास जाना जरूर है। पानी भी वो मिनरल पीते हैं, राइस का पानी नेस्ले की बोतल में डाल के। ये बच्चियां हमारे साथ अक्सर ऐसा करती हैं। इन्होंने नेस्ले की एक बोतल रखी हुई है, पानी यहाँ से लेंगी, लेकिन क्लास में नेस्ले पी रही हैं, हालांकि वो राइस पी रही हैं। क्या पी रही हैं? राइस पी रही हैं। बच्चियों माइंड नहीं करना। अब आप जैसे ही एक बच्चा है, मम्मी डैडी सा, ठीक है, उसने क्या किया, किसी हॉस्पिटल की सब्सक्रिप्शन ले ली। हॉस्पिटल वालों ने भी देख लिया कि यार इसे है कुछ नहीं है, वहमी आदमी है। कौन सा आदमी है? वहमी आदमी है। हर 2 मिनट के बाद वो सैनिटाइज करता है अपने हाथों को। उनसे उन्होंने क्या चार्ज ले लिया? 15,000 पर मंथ लेंगे, साल का 1,80,000 लेंगे, तू जितनी मर्जी दफा विजिट कर, अनलिमिटेड यूज। अब मुझे बताएं, हॉस्पिटल इसको पॉइंट इन टाइम लेकर चले या ओवर द टाइम? क्यों? An entity, an owner and manager of health clubs enter into a contract with a customer for 1 year of access to any of its. The customer has unlimited use of the health club and promises to pay ₹15,000 पर मंथ के साथ चल रहा है। तो साल में कितनी दफा आ सकता है? बहुत नहीं, 12 दफा नहीं। ये नहीं कहा एट द एंड ऑफ ईच मंथ आएगा। भाई साहब, सुबह आए, दोपहर आए, शाम में सजदा करने आए, नो इशू, अनलिमिटेड यूज है। कुछ लोगों को बीमारी होती है डॉक्टर के पास ज्यादा जाने की, ठीक है। अच्छा, बुढ़ापे में ये कॉमन हो जाती है, क्योंकि इंसान आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर रहा होता है। उसे ज़रा भी छींक आए तो वो कोशिश करता है कि मुझे मेरे बच्चे कहाँ ले जाएं? डॉक्टर के ले जाएं, ठीक है। अल्लाह हमें अपने पेरेंट्स की कदर करने की तौफीक दे। अब बताएं, पॉइंट इन टाइम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम है। अच्छा जी, अगर ये ओवर द टाइम है तो आगे आ जाए। ये पॉइंट आ सकता है, ध्यान से पढ़ें जरा। कंट्रोल आपने दे दिया कस्टमर को, इसकी निशानियां इस पेज पे लिखी हुई हैं, लिख लो। कंट्रोल कस्टमर को मिल गया, इसकी निशानियां इसमें लिखी हुई हैं, और वो पूछ सकता है निशानियां बताओ। गुड्स या सर्विसेज का कंट्रोल कस्टमर को मिल चुका। स्टैंडर्ड ने कितनी निशानियां बताई हैं? ये देखो, 1 2 3 4। इन एडिशन एन एंटिटी शैल कंसिडर इंडिकेटर्स ऑफ द ट्रांसफर ऑफ, इधर देखिए, कंट्रोल विच इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू द। पहली निशानी, एंटिटी का राइट डेवलप हो चुका है कि वो अपनी गुड या अपनी सर्विस के पैसे मांग सके। याद करें, रिसीवेबल को डेबिट कर चुका। कस्टमर हैज लीगल टाइटल टू द, लीगल ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो चुकी। एंटिटी हैज ट्रांसफर फिजिकल पोजेशन ऑफ द एसेट। द कस्टमर हैज द सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ द एसेट। द कस्टमर हैज एक्सेप्टेड द। ये मुख्तलिफ निशानियां जो स्टैंडर्ड ने अपने पैराग्राफ नंबर 38 में, यहां से नोट आ सकता है 2-3 नंबर का। इंडिकेटर्स बताओ कि कंट्रोल ट्रांसफर हो गया। और इस दफा इस तरह की क्वेश्चन आने का बड़ा मेजर चांस है। क्यों? स्टैंडर्ड ओपन पेपर नहीं है, कहीं आसानी भी हुई है, कहीं मुश्किल भी हुई है। आसानी इस चैप्टर में होगी क्योंकि एग्जामिनर ओपन बुक की वजह से इतने टेक्निकल क्वेश्चन पे चला गया था जो समटाइम फाइनल के क्वेश्चन समझे जाते थे। वो कहता था मैं क्या करूं, स्टैंडर्ड में सारी थ्योरी है, अगर मैं स्ट्रेट थ्योरी पूछूंगा तो वो तो स्टैंडर्ड ओपन करके दे देंगे। लेकिन अब क्रैमिंग जो है वो आपकी इंक्रीज हो गई। अब आपको एक एक लाइन क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। मैं आपको इसलिए हेडिंग लिखवा देता हूं कि यहां से पूछ सकता है,
क्योंकि क्वेश्चन बनाने के लिए हम एग्जामिनर के पास ऐसा मटेरियल भी होना चाहिए जो हम अज्यूम कर सकें कि बच्चे को रिटेन करना चाहिए था। ठीक है, आगे आ जाए, ये ख़त्म करिए, पढ़ें जी। सिखा चुका हूँ डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए चीज़ें बेचने का जो तरीका होता है, ध्यान से देखें। क्या कहता है, 31 मार्च को पाशा लिमिटेड एक कार मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन है, उसने कंसाइंड किया, मैंने बताया था, बेचने वाला कंसाइनर, रिसीव करने वाला बेचने वाला मैन्युफैक्चरर है, रिसीव करने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर लेता है। ठीक है भाई, आगे। टू इंडिपेंडेंट डीलर्स फॉर सेल टू, आप जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट को इसने कार सेल करनी है। द सेल प्राइस टू द डीलर इज पीएल लिस्ट प्राइस, वो आपको बेचेगा लिस्ट प्राइस पे ही, जैसे डॉलर्स के डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट प्राइस पे बेचते हैं, उस पे उनकी कमीशन होती है। एट द डेट ऑफ सेल टू थर्ड पार्टी, इफ अ व्हीकल इज अनसोल्ड आफ्टर 6 months, द डीलर हैज अ राइट टू रिटर्न द व्हीकल टू पीएल विद इन नेक्स्ट 15 days। इसका मतलब है, मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो जब मैं डीलर को गुड्स डिलीवर करूंगा तो फिर सेल रिकॉर्ड नहीं करूंगा, राइट टू प्रोडक्ट डेबिट करूंगा, इन्वेंट्री कितना टाइम वेट करूंगा, 6 महीने और 15 दिन। शाबाश असदुल्ला, 6 महीने और 15 दिन। 6 महीने एक्सपायर्ड हो पर मैं सेल रिकॉर्ड नहीं कर सकता। द डीलर हैज अ राइट टू रिटर्न द व्हीकल टू पीएल विद इन नेक्स्ट, हाँ अगर 6 महीने के अंदर कंफर्मेशन आ गई तो विच एवर इज अर्लियर, कंफर्मेशन और एक्सपायरी विच एवर इज अर्लियर, और 6 महीने गुजर गए नहीं कंफर्मेशन आई, यू हैव टू वेट फॉर 15 days। ये ग्रेस पीरियड है जो डिस्ट्रीब्यूटर को अलाउ किया जाता है ड्यू टू अनयूजुअल या अनफोर्सीनेबल सर्कमस्टांसेस, अनरूटीन सर्कमस्टांसेस। ठीक है, डिस्कस हाउ द अबव ट्रांजैक्शन शुड बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ पाशा लिमिटेड। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या करेगा, राइट टू प्रोडक्ट डेबिट करेगा, लिख लो जहाजों, लिख लो, एंट्रीज नहीं होंगी कहीं। राइट टू प्रोडक्ट डेबिट करेगा, इन्वेंट्री क्रेडिट कर देगा। सेल कब रिकॉर्ड करेगा, अर्लियर ऑफ कंफर्मेशन एंड एक्सपायरी, लिख लें, अर्लियर ऑफ कंफर्मेशन एंड एक्सपायरी, इस पर सेल बुक करेगा। सेल बुक करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, राइट टू प्रोडक्ट क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, राइट टू प्रोडक्ट क्रेडिट, क्योंकि इन्वेंट्री पहले क्रेडिट हो चुका है। अगर पैसे आ गए तो कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर देगा, और अगर खाते में चढ़ गए तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कर देगा। ये तो जब है जब अकाउंटिंग ईयर में कंफर्मेशन आ गई। ठीक है, कंफर्मेशन भी नहीं आई, हेलो बच्चियों, कंफर्मेशन भी नहीं आई, एक्सपायर्ड भी नहीं हुआ, दरमियान में ईयर एंड आ गया। ये देखो ऐसे, दरमियान में इधर गुड्स चली गई हैं, दरमियान में ईयर एंड आया, अभी एक्सपायरी वाला टाइम बाकी है। अब ईयर एंड पे ये क्या करेगा, ईयर एंड पे क्या करेगा भाई, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसने इन्वेंट्री क्रेडिट करके जो राइट टू प्रोडक्ट डेबिट किया हुआ है वो इन इटसेल्फ एक इंफॉर्मेशन है, स्टॉक लेइंग विद अदर पार्टी। अपने फिजिकल काउंट को गोदाम वाले को उसे जमा करेगा और राइट टू प्रोडक्ट को जमा करेगा, दोनों को क्लब करेगा, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे बुक करेगा। कौन, पाशा, पाशा। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो इस इन्वेंट्री को अपने पास नहीं रखेगा, बुक्स में पड़ी होगी, क्या कहेगा, स्टॉक ऑफ अदर पार्टी लेइंग इन द गोडाउन। याद है, भूलोगे तो नहीं, ये है तरीका इसको शो करने का। जी बेटा, आज एग्जाम्पल 28 है, आई कैप की बुक में एग्जाम्पल 31 है,
स्टैंडर्ड में ये एग्जाम्पल 17A है। सारी एग्जाम्पल्स के बाद जब हम टेक्निकल पास पेपर्स पे जाएंगे तो इंशाल्लाह हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। एन एंटिटी इज डेवलपिंग अ मल्टी यूनिट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। A customer enters into a binding sales contract with the entity for a specified unit that is under construction. Each unit has a similar floor plan and it is of a similar size, but other attributes of the units are different. For example, the location of the unit within the complex. The contract inception is 1st January 2008. Contract कब हुआ? 1st January 2008 को। The price of one unit is 30 lakh. एक यूनिट की प्राइस कितनी है? 30 लाख। The expected date of completion and possession transfer is 31st December 2009. कब कंप्लीट होगा? 31/12/2009 को। The entity year end is 31st December. The construction is 60% complete by 31st 2008. कंप्लीट हो गया 60%। इसका मतलब 60% जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका। द कस्टमर पे अ 10% डिपॉजिट ऑन यकम जनवरी आर रिफंडेबल ओनली इफ द एंटिटी फेल्स टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन। ये सिर्फ जब वापस मिलेगा अगर एंटिटी जो है वो अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी ना कर सकी। The remainder of the contract price is payable, यानी बाकी 90% on completion of the contract when the customer obtain physical possession of the unit. कब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होगी? जब पोजेशन दे देंगे इस कॉम्प्लेक्स का कस्टमर को। अब ध्यान से मुझे बताएं, जैसे जैसे काम कंप्लीट हो वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का राइट है, या जब पोजेशन दे दूं, चाबी दे दूं घर की, उस वक्त राइट है? तो फिर ये पॉइंट इन टाइम है या ओवर द टाइम है? ये पॉइंट इन टाइम है, तो फिर ये रिटर्न ही लगाना कि कंस्ट्रक्शन है तो ये ओवर द टाइम है। देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ क्या है। वो कह रहा है कब मिलेगी बाकी रकम एडवांस के अलावा? जब कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, व्हेन द कस्टमर ऑब्टेन फिजिकल पोजेशन ऑफ द यूनिट। इफ द कस्टमर डिफॉल्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ द यूनिट, द एंटिटी ओनली हैज द राइट टू रिटेन द। अगर कस्टमर छोड़ के चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट को, तो वो जो 10% आया हुआ है वो हमारा रेवेन्यू बन जाएगा, वो क्योंकि हम रिसीव कर चुके। इग्नोर फाइनेंसिंग कंपोनेंट, क्योंकि 2 साल का है, इंटरेस्ट का एलिमेंट आना था, उसने कहा इग्नोर करो। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को भी इग्नोर करो। क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? आज आ जाएगी स्क्रीन पर इंशाल्लाह। जनरल एंट्रीज फॉर ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन, यानी कॉस्ट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, उसके अलावा इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो बाकी है उसकी कैलकुलेशन करो, एंट्री पास करो। The unit is completed and possession is transferred on due date. यूनिट कंप्लीट हो गई और पोजेशन ट्रांसफर हो गया। एक एंट्री तो तीनों केसेस में कॉमन होगी और वो है एडवांस लेने की, और वो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो जाएगी। ज़रा जल्दी से करें, इंसान बन जाए, इंसान बन जाए। सीनियर हो गई, अब कुछ कह भी नहीं सकता मैं। जल्दी करें, जल्दी। ध्यान से पढ़ें। जी भाई, एडवांस कब आया है भाई? एडवांस कब आया है? 1/1
8 और कंप्लीशन कब हुई है? 31/12/9। चलें पहले 1/1/8 की एंट्री पास करते हैं। बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। जी भाई 3 लाख। इसके बाद 31/12/9, 31/12/9। जी भाई क्या है? कंप्लीट हो गया, बैंक डेबिट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट हो गई, डेबिट हो गई, और रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। कितने की डील थी? 30 लाख की, तो 30 लाख से रेवेन्यू क्रेडिट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 3 लाख की पड़ी थी, तो 3 लाख ये हो गया। बैंक की जगह रसीवेबल भी डेबिट कर सकते हैं, बैंक की जगह रसीवेबल भी, अगर अभी पैसे नहीं मिले तो 27 लाख हमने उससे लेने हैं। ये कोई डिबेटेबल पॉइंट नहीं है। ये जब है जब हमने एडवांस दिया, बाद में कंप्लीट करके उसको चाबी हैंड ओवर कर दी, तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। और ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम थी, क्योंकि हमने उसको अल्टीमेटली क्या करना था? पोजेशन ट्रांसफर करना था। ओके हो गया? मुझे जल्दी से सेकंड पार्ट करके दें, जल्दी करें बेटा, बहुत टाइम लगा रहे हैं हम स्टैंडर्ड पे। फोकस करें प्लीज। भाई साहब जैकेट बंद करें, अभी साजिद भाई भी इसी तरह बीमार हुए हैं, वो सुनते नहीं थे मेरी बात। ठीक है, जिप बंद करें, मौसम ठंडा है। जी भाई, द एंटिटी एलोकेटेड द यूनिट टू अनदर कस्टमर ऑन 1 मार्च 8। जी भाई क्या हुआ? भाई साहब क्या हुआ? हमने उस कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब बताएं, ये जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रखी हुई है, ये वापस करनी पड़ेगी? ये वापस करनी पड़ेगी। इसका मतलब है सेकंड केस में पहली एंट्री तो वही रहेगी। 1/1/8 को क्या लूंगा? बैंक डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। कितना एडवांस दिया? 3 लाख। ओके हो गया। अब जरा देखें, मैं भागा या कस्टमर भागा? बीबी ध्यान से देख, बीबी ध्यान से देख, कौन भागा? मैं भागा। ये देखें, मैंने इस कस्टमर के बजाय उठाकर कॉम्प्लेक्स बनाकर किसी और को दे दिया। अब आप कस्टमर आएंगे मेरे पास, क्या कहेंगे? अंसारी पैसे रख इधर। वो तो शुगर करें, इसमें कोई फाइन नहीं है, 2-4 जो मुझे लगेंगी वो सेंसर कर दिया मैंने। जेब में से क्या निकाल के दूंगा? पैसे। कौन से? जो एडवांस लिए हुए थे। और ये इतना आसान नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है अगर आप ब्रीच करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तो इतना पेनल्टी भी होगी, लेकिन स्टैंडर्ड लॉ की तरफ नहीं जा रहा है। कब तोड़ा मैंने कॉन्ट्रैक्ट? बोलो। 1/3/8 को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। और बैंक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। फिर क्या हुआ? एंटिटी कंप्लीट्स द यूनिट। एंटिटी ने यूनिट कंप्लीट की है, लेकिन कस्टमर ने डिलीवरी नहीं ली। कस्टमर की लेने आया ही नहीं है, वो डिफॉल्ट कर गया। मैंने अपने बिजनेस के हिसाब से जो किसी और कस्टमर से डील की है वो इसमें नहीं लिखी हुई है, मैंने तो सिर्फ इस कस्टमर के हिसाब से लिखना है। अब तीसरे केस में क्या हुआ? 1/1/8 को मैंने एडवांस लिया, क्या एंट्री पास करूं? बैंक डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दी एंट्री पास। और 3 लाख लेकर सुकून में आ गया। भाई 3 लाख लेकर सुकून में आ गया। फिर क्या हुआ? कब डिफॉल्ट किया? हाँ 31/12/9 को। 31/12/9 को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को
डेबिट कर दूंगा और रेवेन्यू को उसने कहा हुआ है कि अगर कस्टमर डिफॉल्ट करे तो जो कुछ तुमने एडवांस दिया हुआ है वो तुम्हारा रेवेन्यू बन जाएगा। मैं डिफॉल्ट करूंगा तो वापस दूंगा, वो डिफॉल्ट करेगा तो रेवेन्यू बन जाएगा। ओके हो गया, आगे चलें। इसको छोड़ते हैं, हेडिंग बनाए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट्स क्या हेडिंग बनाई है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। पीआरसी का एडमिशन लेने के लिए सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, ठीक है भाई। इसका मतलब है ऑर्डर लेने की कॉस्ट भी होती है। क्या कहा? ऑर्डर लेने की कॉस्ट भी होती है। जब ऑर्डर आ जाता है तो उसकी एग्जीक्यूशन करते हुए भी कॉस्ट होती है। मेरी शेरोज की, हामिद भाई की इस वक्त जो कॉस्ट है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट लेने की है या उसकी एग्जीक्यूशन की? तो इसका मतलब है एक है ऑर्डर लेने की कॉस्ट, एक है कॉन्ट्रैक्ट लेने की कॉस्ट और एक है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट लेने की कॉस्ट से लिंक करेगी कॉस्ट अकाउंटिंग की डिसीजन मेकिंग। कुछ होती हैं अवॉइडेबल कॉस्ट, कुछ होती हैं अनअवॉइडेबल कॉस्ट। मेरी टीम गई सेमिनार करने, उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट अनअवॉइडेबल है क्योंकि एडमिशन आए या ना आए इन एनी केस इनकर होगा। मैंने सेमिनार के स्पीकर को कहा अगर तुम कन्विंस करने में कामयाब हो गए और इस सेमिनार से मुझे स्टूडेंट मिले तो मैं तुम्हें इस पे क्या दूंगा? बोनस दूंगा। अब बनाएं ये जो मैं बोनस दूंगा ये कब दूंगा? अगर कॉन्ट्रैक्ट मिला, और अगर कॉन्ट्रैक्ट ना मिला तो नहीं दूंगा। तो ये हो गई अवॉइडेबल कॉस्ट। ओके हो गया। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए क्या कहा? कुछ कॉस्ट इनकर होती हैं, कुछ उनमें अवॉइडेबल होती हैं, कुछ अनअवॉइडेबल होती हैं। जो अवॉइडेबल होती हैं कॉस्ट के टीचर ने बताया होगा वही इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है, वही डिफरेंशियल कॉस्ट होती है, वही वेरिएबल कॉस्ट होती है, वही रेलिवेंट कॉस्ट होती है, वही डिसीजन लेने की कॉस्ट होती है। ओके हो गया। अब ध्यान से इसे पढ़ें। इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, आराम से पढ़ें। क्या कह रहा है? An entity shall recognize as an asset the incremental cost of obtaining a contract. कहते हो भाई? मैंने कहा जी। कहते हैं ये जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है ना, स्टैंडर्ड कहता है कि इसको एक्सपेंस आउट ना करना, इसको क्या बना लेना? एसिड बना लेना। कौन सी कॉस्ट को? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। सर अंसारी ये क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए जो कॉस्ट इनकर कर रहे हो, जो प्लान कर रहे हो, इनमें से जो कॉन्ट्रैक्ट मिलने या ना मिलने पर चेंज हो जाए वो इंक्रीमेंटल है और जो चेंज ना हो वो अनअवॉइडेबल है। जो अनअवॉइडेबल है उसे एक्सपेंस आउट कर दो और जो इंक्रीमेंटल है उसे एसेट बना लो। समझ आ गई? An entity shall recognize as an asset the incremental cost of obtaining a contract with a customer if the entity expects to recover the cost. The incremental cost of obtaining a contract are those costs that an entity incurred to obtain a contract with a customer that it would not have incurred if the contract had not been obtained. For example, a sales commission. वो cost जो contract
ना मिलने पर कुछ और हो और मिलने पर कुछ और हो, उसे कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सिर्फ सारी कॉस्ट नहीं होती, ये उसका कुछ पोर्शन होता है। जो बाकी है उसे क्या कहोगे कि वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, एक्सपेंस आउट करो, और जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है उसको एसेट बनाओ। Cost to obtain a contract that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained shall be recognized as an expense when incurred unless those costs are explicitly chargeable to the customer regardless of whether the contract is obtained. Cost accounting तुमने पढ़ी हुई है, मेरे ख्याल मेजॉरिटी नहीं पढ़ी हुई है, कोई ऐसे तो नहीं जिसने ना पढ़ी हो, सारों ने पढ़ी हुई है। बोनस होते हैं दो, एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पर काम करके ओवर टाइम लगवाया जाता है, और एक जनरल रीजन की वजह से। जो जनरल रीजन की वजह से होता है वो ओवर टाइम प्रीमियम एक्सपेंस आउट होती है। जो कस्टमर की रिक्वेस्ट पर ओवर टाइम लगवाया जाता है वो कस्टमर को जो प्राइस कोट करते हैं उसकी कॉस्ट का पार्ट बनती है। ओके हो गया। अगर कोई ऐसी कॉस्ट हो जो कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इनकर हुई और वो एक्सप्लिसिटली चार्जेबल हो कस्टमर को, तो उसको भी आपने क्या समझना है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आगे आए, एज अ प्रैक्टिकल एक्सपेडिएंट an entity may recognize the incremental cost of obtaining a contract as an expense when incurred if the amortization period of the asset that the entity otherwise would have recognized in 1 year or less। अभी बोंगी मारी हुई है। सिंपल कह दो भाई, आपने कैपिटलाइज कर लिया, अगर लाइफ 1 साल की है तो वही एसेट है, वही डेप्रिसिएशन है। तो वो कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट को आपने कैपिटलाइज किया लेकिन उसको अमोर्टाइज करने के लिए आपके पास 1 ही साल है, तो रूल वही है कि पहले एसेट बनाया, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट एसेट। तो अभी बोंगी मारी हुई है, खिंच मारी हुई है, तो लिख लो 1 साल लाइफ होगी तो वही एक्सपेंस होगा, वही एसेट होगा। गोरा भी बाज़ दफ़ा अंग्रेजी वो मारता है जो हम पाकिस्तानियों के ऊपर से गुजर जाए, अपना देसी अंदाज सही है। अगर कहीं IFRS उर्दू में होते ना तो यकीन करो हमें समझ ना आते, क्योंकि सारी ज़िंदगी से तो हम पहले उसका तर्जमा करते हैं फिर समझते हैं। अपनी लैंग्वेज आ जाए तो हमें पढ़ा भी नहीं जाता। अभी मैं कहूँ 4 पेज उर्दू के लिख दो तो एक दूसरे से पूछ रहे होंगे इसे क्या कहते हैं। जैसे ये बच्चियाँ पूछेंगी 41 क्या होता है, 59 क्या होता है। कई तो ये समझती हैं सौंफ का बड़ा भाई है 59। तो हम आधे अंग्रेज़ हैं और थोड़े से पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमारी उर्दू बहुत वीक हो चुकी है। चलो जल्दी से सॉल्व करके दो, 1 मिनट है, जल्दी करें बेटा, बहुत मौज हो गई। आज जुमेरात है, बुध है, जल्दी करें। एक मिनट लगाएं भाई, बस 1 मिनट। बेटा किन सोचों में गया हुआ है शरोज, जाग मेरे बच्चे। अभी वो ट्रेनर है, उसको इतनी ट्रेनिंग नहीं है, वो पता नहीं किन सोचों में गया हुआ है। अंसारी का सेशन भी एंड हो गया, हमारी बहारें नहीं आई अभी। असदुल्ला टेंशन नहीं लेनी देने,
जी भाई, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग का कॉन्ट्रैक्ट बताएं कौन सी है, बोले भाई। कमीशन टू सेल्स एम्प्लॉय, ये बोनस है? क्यों नहीं है भाई? ये तो डिपेंड कर रहा है सेल्स टारगेट पे, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से नहीं है, तो ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस से लिंक कर रहा है। तो सिर्फ ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या है, बोले? सेल्स कमीशंस टू सेल्स एम्प्लॉय। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो ये कमीशन देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो? अच्छा, ये क्या? एक्सटर्नल लीगल फी फॉर ड्यू डिलीजेंस। जब तुम कुछ रिपोर्ट बनाया करोगे तो क्या किया करोगे? किसी एक्सपर्ट से रिव्यू करवाया करोगे। सर अंसारी को मैं ये कोटेशन देने जा रहा हूँ, ज़रा रिव्यू तो कर दें। वो कहेगा 10,000 15,000 लूँगा। यानी जो बिड दे रहे हो उस बिड को रिव्यू करवाने की कॉस्ट अकाउंटिंग के टीचर ने रेलिवेंट कॉस्टिंग पढ़ाई होगी। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुमने कोई बिड देनी है, वो बिड तुमने बना ली, जो टाइम तुम्हारा लगा उसकी भी कोई कॉस्ट नहीं चार्ज कर सकते। उसको रिव्यू करवाने के लिए किसी को कोई पैसे दिए, उसकी कॉस्ट भी नहीं चार्ज कर सकते। क्यों? वो तो रिव्यू करने के पैसे लेगा। अब पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट यस हो या नो हो, तो ये यस नो में सेम रहेगी। ट्रैवल कॉस्ट टू डिलीवर प्रपोजल, जो बिड देने गया है वो तो चला गया, कॉन्ट्रैक्ट मिले ना मिले इस पे इसकी कॉस्ट का कोई ताल्लुक नहीं, ये भी ऑब्टेनिंग द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो कमीशन दोगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो कमीशन नहीं दोगे। तो इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। बोनस कब दोगे? जब ओवरऑल प्रॉफिट अचीव हो जाएगा। उसका इस कॉन्ट्रैक्ट से पर्टिकुलरली डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो बाकी तीनों नॉट ऑब्टेनिंग द हैं, 10,000 ऑब्टेनिंग द। क्या कहता है? डिस्कस विच ऑफ द अबव कॉस्ट में बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। इसे एसेट बना सकते हो, बाकी तीनों को एक्सपेंस आउट करोगे। जल्दी से बढ़ दो, आसान सही है, 1 मिनट लगाओ। इधर सुनो, रुको रुको। ये मेरा पप्पू पीआरसी का स्टूडेंट, एक इसको राइस में लाने की कॉस्ट मुझे इनकर करनी पड़ी, और जब ये मेरा पप्पू आ गया पीआरसी में तो इसको पीआरसी और कैफ करवाने की एक कॉस्ट है। तो एक होती है कॉन्ट्रैक्ट लेने की कॉस्ट और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने की कॉस्ट। इस पेज पे ये लिखा भाई, 1 मिनट लगाओ, एमसीक्यू आ सकता है। ऊपर जरा हेडिंग देख लेना, कौन सी कॉस्ट है? कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट, लेने की कॉस्ट या एग्जीक्यूट की? एग्जीक्यूट की पढ़े। आज मैंने कुछ किया तो अंडा भी नहीं खाया, बीपी क्यों हो रहा है मेरा? हाँ, मैंने कोई सुबह कुछ किया भी नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? टेस्ट में रखी हुई है, वो उठा के लेकर। जी ओ भाई, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होने लगा है, कर दो अंसारी, फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर ये सारे 1 2 3 कंडीशन मीट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पे लगने वाली कॉस्ट को क्या कर दूंगा? कैपिटलाइज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कैपिटलाइज कर दूंगा। कौन कह रहा है? स्टैंडर्ड कह रहा है। कंडीशन क्या है? द कॉस्ट रिलेट डायरेक्टली टू अ or to an anticipated contract that the entity can specifically identify, यानी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है। क्या है? अच्छा, इसका मतलब जो जनरल ओवरहेड होंगे, जो हेड ऑफिस के एब्जॉर्प्शन रेट्स होंगे, वो कुछ भी कैपिटलाइज नहीं हो सकता क्योंकि वो डायरेक्टली आइडेंटिफिएबल नहीं है। द कॉस्ट जनरेट और एनहांस रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी दैट विल बी यूज्ड इन सेटिस्फाइंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन द फ्यूचर।
कॉस्ट इनकर करके वैल्यू एडेड एक्टिविटी होगी, और जिस प्रोजेक्ट पे मैं ये एक्टिविटी कर रहा हूं, इस एक्टिविटी की वजह से उस प्रोडक्ट, उस एसेट या उस प्रोजेक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जाए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, कॉस्ट ड्राइवर्स में, जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी का कॉस्ट ड्राइवर होता है, मैनेजमेंट कोशिश करती है कि इस ड्राइवर को अपनी चेन में से एक्सक्लूड करो। ये मेरे रिसोर्सेज लेकर जा रहा है लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। टारगेट कॉस्ट गैप रिड्यूस करने के तरीके, उसमें एक पॉइंट ये भी है, नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी को रिमूव करो। परेशान नहीं होना, पढ़ा ये आर्ट रहा कॉस्ट में एकदम सीधा जाता है। भाई जहाँ 16 साल गुजरे हो ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये शायद पढ़ना पड़ता हो, उसको पढ़े बगैर ही सारा कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ किया करें बस दिमाग ऐसे ही रहे, जब भी रिटायर्ड हो तो इज्जत के साथ रिटायर्ड हो, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तरह नहीं कि टीम में नाम ना आए, बाहर के खिलाड़ियों की तरह बैच फुल हो, फिर हम ऐलान करें भाई कल से हम नहीं पढ़ाएंगे, अब आप एडमिशन कहीं और ले लें, फिर तो मज़ा है प्रोफेशन में गुजारने का। लेकिन वो नहीं जो वसीम अकरम और मियां दाद के साथ हुआ था। असल में पाकिस्तानी खिलाड़ी छोड़ने का नाम भी तो नहीं लेते ना, तो फिर एंड में नए लड़कों को टाइम देने के लिए पुरानों को रिटायर्ड होना ही पड़ता है। लेकिन लड़के नए होने चाहिए, ये ना हमारे से 1-2 साल छोटे लोग हों। ये नहीं आएगा टीचिंग में। मैंने एक दिन इससे पूछा, कहता नहीं। मैंने कहा क्यों? कहता 5 साल लगाकर आप एक ब्रांड बनाते हैं, उसके बाद 3-4 टीचर उठ के चले जाते हैं, ब्रांड भी नीचे आ जाता है, फिर शुरू हो जाते हैं। तो मैं तो कभी कॉलेज नहीं ओपन करूँगा। आपको भी मैं ये मशवरा दूंगा, कभी फुल टाइम टीचिंग ना कीजिएगा, नेवर एवर। बहुत रिस्की प्रोफेशन है। एवरी डे यू हैव टू परफॉर्म फ्रॉम ज़ीरो, एवरी डे। टीचर की अपनी लाइफ नहीं होती, वो खुद कुछ नहीं ज़िंदगी गुजारता। तो आपने फुल टाइम टीचिंग नहीं करनी। शौक़ पूरा करने के लिए कहीं ट्रेनिंग सेशन कर लिया करिएगा, लेकिन फुल टाइम टीचिंग नहीं। बहुत हार्ड जॉब है। चलो भाई, सेकंड क्या है? द कॉस्ट जनरेट और एनहांस, ये हो गया। द कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिकवर्ड, इसका मतलब है कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं जो सेलिंग प्राइस कोट करूंगा वो कॉस्ट प्लस होगी। ओके हो गया? क्योंकि कॉस्ट प्लस होगी तो आप कॉस्ट रिकवर कर सकते हैं। अगर कॉस्ट प्लस नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपनी कॉस्ट से कम पे भी जा सकते हैं। इसलिए तो टारगेट कॉस्ट गैप क्या कहता है कि आपको सेलिंग प्राइस अगर मार्केट की परफेक्ट कंपटीशन की है तो वही ऑफर करनी पड़ेगी। प्रॉफिट से आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। वी आर हेयर टू जनरेट द प्रॉफिट। फिर एक ही सोर्स बचता है कि अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करो, उसे रिड्यूस करो। तो इसका मतलब टारगेट कॉस्टिंग में ये अप्लाई नहीं हो सकेगी। इसलिए तो ये क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर रहा है। और यही हम क्लेम कर रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन अब एग्जिस्ट नहीं करता, हमें जिट में जाना चाहिए। जिट क्या है? जिट जिट जस्ट इन टाइम फिलॉसफी, पता है इंसान में? हाँ, इसे पता है। जब जरूरत हो जब खरीदो, जब जरूरत हो जब बनाओ। इसलिए सबसे ज्यादा जिट कौन अप्लाई करता है? जापानीज कंपनी टोयोटा। वहां स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? डायरेक्ट सप्लायर आपके प्रोडक्शन में चीजें बेचता है और विद इन सेकेंड वेटिंग टाइम के बाद वो असेंबल हो जाती है। इसलिए जापानीज जो है वो जस्ट इन टाइम अप्रोच में चलते हैं। पाकिस्तान में चल ही नहीं सकती। क्यों नहीं चल सकती? आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, उस दिन सप्लायर जो है वो फोन बंद करके गांव पर बैठा हुआ होगा, क्या कहेगा? जनाब गांव में फौतगी हो गई, मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिए कभी ऑर्गेनाइजेशन में जिट को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश भी ना करना। हमारी जैसी कौमें जिट में नहीं जल सकती। यहाँ तो 10 साल पहले एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके वो एग्जीक्यूट होता है। चले एनी हाउ, कॉस्ट दैट रिलेट डायरेक्टली टू अ कॉन्ट्रैक्ट माइट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग। ये सारी चीज़ें वही हैं, पढ़ी हुई आपने। लेबर है, मटेरियल है, एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है, चार्जेबल टू कस्टमर है, अदर कॉस्ट है, पेमेंट्स टू सब कॉन्ट्रैक्टर। आपने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग में, जब आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो सम टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए सब कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं ताकि डिलीवरी जो है वो ऑन टाइम दे सकें। इन सबको एक्सपेंस बनाओगे, सारी कॉस्ट अकाउंटिंग है। जनरल ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड,
एबनॉर्मल वेस्ट और पास परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई आपकी कमी रह गई, फाइन्स और पेनल्टीज, ये देख ले, कॉज दैट रिलेट टू सेटिस्फाइड पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन लिखना। कोई एरर्स रह जाती हैं, कोई एरर्स रह जाती, कोई मॉडिफिकेशन आ जाती है, इसको एक्सपेंस आउट करेंगे आप। अनडिस्टिंग्विश्ड कॉस्ट, दिल तो जाता है एक लगाऊं गोरों को जाके, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। फाइनल अकाउंट में जाओ, एक हेड बनाया था अदर एक्सपेंसेस का, किसका, तो ये अदर एक्सपेंसेस हैं। अनडिस्टिंग्विश्ड कॉस्ट, जो किसी के साथ लिंक ही ना हो सके, उसे सन्ड्री में डाल दो, उसे अदर में डाल दो। अब वो क्या कह रहा है, अगर ये कंडीशन मीट हो जाए, हेलो इधर देखो, अगर ये तीनों, ये और लिखा हुआ है, अगर ये तीनों कंडीशन मीट हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली इन कॉस्ट को क्या कर दो, कैपिटलाइज, और इनको एक्सपेंस आउट कर दो। अब जब आप इन्हें कैपिटलाइज कर देंगे तो ये बन जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। क्या बन जाएगी, फिर जैसे जैसे प्रोजेक्ट मटीरियलाइज होता जाएगा वैसे वैसे ये एक्सपेंस आउट होती रहेंगी, अमोर्टाइज होती रहेंगी, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट होती जाएगी और चार्जेबल टू कॉन्ट्रैक्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स या एक्सपेंस क्या होता जाएगा, डेबिट होता जाएगा। कैसे होगा अभी दिखाता हूं आपको, रुको। अब यहां से बताओ किसे कैपिटलाइज करोगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ बोरिंग, उसको इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, यहां किसे कैपिटलाइज करोगे, बोले एग्जीक्यूशन कॉस्ट को, सॉरी 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 माजरत बेटा माजरत, एग्जीक्यूशन कॉस्ट को। तो इससे पीछे कौन है, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली कैपिटलाइज कॉस्ट, इधर कौन सी है, कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने वाली कैपिटलाइज कॉस्ट, वो भी कैपिटलाइज होकर अमोर्टाइज होगी, ये भी कैपिटलाइज होकर अमोर्टाइज होगी, लेकिन ये एक्सपेंस आउट होगी। ये क्या होगी, एक्सपेंस आउट। सॉल्व करके दें जल्दी से, 1 मिनट लगाइएगा बस। मेरी वेस्ट कोट का ध्यान रखना, जब क्लास खत्म होगी तो मुझे याद दिलाने के लिए भिजवा दीजिए भाई। जल्दी करें बच्चों, हिम्मत करें, जल्दी करें, बहुत स्टैंडर्ड अभी बाकी है भाई। क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड की कौन सी एग्जांपल है, ये तो समझ गए होगे सर, अन्य वही एग्जांपल्स हैं, 37 पे तो हम पहुंच गए जी भाई। इसलिए हर अटेम्प्ट में इसमें से क्वेश्चन दे रहा है, हर अटेम्प्ट में बच्चा इसे छोड़ के जा रहा है, हर अटेम्प्ट में बच्चा परेशान हो रहा है, हर अटेम्प्ट में 14 नंबर 12 नंबर 14 12 12 14,
क्यों? स्टैंडर्ड है बहुत हैवी, आमतौर पे इतनी एग्जाम्पल करवाने का टाइम नहीं मिलता। बच्चे पे थोड़ी रिलायंस कर भी लें तो बच्चा कहता है सर जी जब आपने इसे इंपॉर्टेंट नहीं समझा तो मैं कैसे समझ लूँ। बच्चे की साइकी है, वो कहता है जो क्लास में हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जो क्लास में नहीं हुआ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए मजबूरन इसको पूरा पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है अगर हमने एक ही अटेम्प्ट में R2 करना। जैसे इंशाल्लाह पिछली वाले बच्चे कह के गए ना R2 सर मुश्किल नहीं था, ऐसे ही आपकी तरफ से ये आवाज़ आएगी तो फिर मार्केट का ये र्यूमर ख़त्म होगा कि R2 पहली अटैम्प्ट में नहीं होता। लोग क्या कहते हैं इसका तो सिलेबस ही नहीं कवर होता तो इसने पास कहाँ से होना। इंशाल्लाह आप बच्चों ने जैसे पिछले वालों ने तारीख लिखी आपने भी लिखनी है कि भाई जैसे इंट्रो FR1 है ऐसा ही पेपर है, बस क्या मांगता है कंसिस्टेंसी। जितने टेस्ट ले रहा हूँ सारे दें, जितने मॉक लूँ वो सारे दें, पेपर हाथ में इंशाल्लाह कोई इशू नहीं है। An entity enters into a service contract to manage a customer's information technology data center for 5 years. जी भाई, the contract is renewable for subsequent 1 year periods. 1 year periods का मतलब क्या? एक एक साल के लिए रिन्यू हो सकता है, 1 ईयर पीरियड नहीं है, फिर तो ये होता है सिर्फ 5 से 6 पे जा सकता हूँ। 1 ईयर पीरियड्स इसका मतलब हर साल के लिए 1 साल इंक्रीज कर सकता हूँ। याद है की बात? द एवरेज कस्टमर टर्म इज 7 ईयर्स। कहते हैं आमतौर पे कस्टमर हमारे साथ कितने टाइम के लिए चलती हैं? 7 साल के लिए। ओके हो गया। अब अगर अमोर्टाइजेशन करनी हुई तो बताएं मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पॉइंट इन टाइम है या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम, तो फिर अमोर्टाइजेशन और कॉस्ट भी ओवर द टाइम। Before providing the services, the entity designs and builds a technology platform for the entity's internal use that interfaces with the customer system. सर्विस प्रोवाइड करने से पहले क्या करता हूँ? डिजाइन और बिल्डअप कर रहा हूँ क्या? टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म करूंगा तो फिर ही परफॉर्म कर सकूंगा, यानी अपना सेटअप लगा रहा हूं, अपना सेटअप लगा रहा हूं। कैसे? तुम क्लास में आते हो तो व्हाइट बोर्ड लगा हुआ होता है, अब सेशन एंड हो जाएगा ना, इसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी, तो फिर क्या करूंगा? जब सेशन एंड होगा ये प्लाई उतरवाऊंगा, इसकी जगह नई प्लाई लगवाऊंगा, ये स्लाइडर चेंज करवाऊंगा, ये लाइट, ये प्रोजेक्टर लाइट इनकी रिपेयर करवाऊंगा, इनको रेडी करूंगा अगले सेशन के लिए। तो क्या लगा रहा हूं? सेटअप लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? सेटअप लगा रहा हूं। हर कोई सेटअप लगाता है। रात को टिक्का खाने का शौक हो और हम 5 बजे चले जाएं तो वहां कुछ भी नहीं होता, तो हम कहते हैं भाई शुरू नहीं किया, तो वो क्या कहता है भाईजान अभी तो सेटअप लगा रहा हूं, 1 घंटे बाद आइएगा। फिर ये बच्चियां टहलती टहलती बारबेक्यू वाले के पास पहुंच जाती हैं, अब वहाँ सलाखें रखी हुई हैं, कोयले जल रहे हैं, सेटअप तैयार है, भाई एक बोटी देना। एक दिन मैं और मेरी सिस्टर थे, हमारी दोनों की जेब में पैसे नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, तो हम माल रोड से गुजर रहे थे, बड़ी सिस्टर है, कहती है भूख लगी है, मैंने जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं, कुछ 30 रुपये वो गाड़ी भी होता है ना डब्बा, उसमें पड़े थे, 50 उसके पर्स में थे, तो हम दोनों बहन भाइयों के पास 80 रुपये थे। ये वॉइस जानते होंगे, चमन आइसक्रीम के बिल्कुल अपोजिट देखें ना रीगल चौक पे, तो उधर सामने तिक्के वाला है, मशहूर है उसके तिक्के। तो हमने वेटर आया, उसने कहा गाड़ी में आया, पता नहीं कितना बड़ा ऑर्डर होगा, उसने, मैंने शीशा नीचे किया, मैंने कहा कितने की सीख है? कहता है 20 रुपये की। मेरी सिस्टर को ज़्यादा ही बोलिए, कहती है 1 2 3 4 ले आओ। फिर वो हमने 4 सीखें ली, 80 रुपये की, उसे हमने टिप भी नहीं दिया। वो बेचारा भी सोचता होगा कि यार कैसे गाड़ी वाले, इनके पास टिप के पैसे भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसे खाने का भी अपना मज़ा होता है, वो मुझसे छीने मैं उससे छीनूँ, अब वो 4 सीखों में क्या बनना था, कुछ भी नहीं हमारा बना। बहुत पुरानी बात मुझे याद आई है, 12-13 साल पुरानी बात है। सेटअप लगता है, हर चीज़ का सेटअप लगता है। आगे आए, डेट प्लेटफॉर्म इज नॉट ट्रांसफर टू द, कहता है भाई साहब ये नहीं, मसलन ये बच्चियाँ 2 सीखें लें और कहें भाई ये जितना सेटअप लगा हुआ है ना ये हमें दे दो, तो कहेगा बीबी जाओ काम करो, ये मेरे बच्चों की सारी ज़िंदगी की रोज़ी कमाने का ज़रिया है, ये मैं आपको नहीं दूंगा। हाँ, इसको यूज़ करके आपको सर्विस दूंगा, इसको यूज़ करके। मसलन आप में से कोई बहुत ही अमीर ज़ादी हो, जिस दिन R2 ख़त्म हो रहा वो कहे ये बोर्ड अंसारी गाड़ी में रखवा दे, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कस्टमर को ये बोर्ड ट्रांसफ़र नहीं करता, इस बोर्ड से हमें प्यार है, ये हमारी रोज़ी का ज़रिया है बेटा। बट विल बी यूज टू डिलीवर द सर्विसेज टू द कस्टमर, द इनिशियल cost incurred to set up the technology platform are as and क्या करवाया सेटअप के लिए?
डिज़ाइन करवाया, क्योंकि हर कस्टमर की जो सर्विस है उसकी नेचर डिफरेंट होती है, तो फिर हमें अपने टेक्नोलॉजी का जो पीछे सर्वर है उसे उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हार्डवेयर ख़रीदा, सॉफ्टवेयर ख़रीदा। हार्डवेयर याद करो IS-38, IS-16 में जाएगा, सॉफ्टवेयर 38 में जाएगा। अगर दोनों एक दूसरे के लिए इनएविटेबल है तो ये वाला भी IS-16 में जाएगा, सिखाया हुआ, ठीक है। माइग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ डाटा सेंटर, अभी IT की चीज़ें हमने इस पर फोकस नहीं करना, इसलिए स्टैंडर्ड कहता है मैं ICAP नहीं हूँ। स्टैंडर्ड क्या कहता है? मैं ICAP नहीं हूँ। क्या लगाया? स्टार। क्या लगाया? स्टार। क्या कहता है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू अबव मेंशन्ड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। खुद बता रहा है कि यार हमें लगता है कि तुम्हें ये बात पता ना चले, तो हम इसे आसान करके लिख देते हैं। ये क्या है? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। अब बताएं जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होंगी जी, उन्हें कैपिटलाइज करना है। कितने सालों में अमोर्टाइज करूंगा? इसको भी कैपिटलाइज करूंगा IS-16 में, इसको भी कैपिटलाइज करूंगा IS-38 में, इसको भी डेप्रिशिएट करूंगा, इसको भी अमोर्टाइज करूंगा, इसको इसकी लाइफ पर, इसको इसकी लाइफ पर, क्योंकि ये दोनों कस्टमर स्पेसिफिक नहीं है। ये तो एक दफ़ा लग गए, पता नहीं कितने कस्टमर के काम आएंगे। ओके, आगे। The initial setup costs relate primarily to activities to fulfill the contract but do not transfer goods or services to the, ये लाइन बता चुका है। Additionally, the entity assigned to employees who are primarily responsible for providing the service to the customer, although directly incurred as part of providing the service to the customer, the entity conclude that the costs do not generate or enhance resources of the डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, लेकिन क्या नहीं करता? जनरेट नहीं कर रहा या एनहांस नहीं कर रहा रिसोर्सेज, यानी प्रोजेक्ट की वैल्यू में कोई वर्थ का इंक्रीज नहीं आ रहा। तो फिर मेरे दोस्तों ये सैलरी इनकर तो होगी, लेकिन कैपिटलाइज, क्योंकि कैपिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, कैपिटलाइजेशन के लिए देखें कॉस्ट जनरेट करे या एनहांस करे एंटिटी के लिए कोई वैल्यू एडिशन, कोई वैल्यू एडिशन, तो इसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब एक बात तो समझ में आ गई, सिर्फ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का वर्ड याद रखने से काम नहीं चलेगा, तीनों कंडीशन घोल के पीनी है। क्योंकि अगर ये लाइन याद नहीं होगी तो उसे क्या कर दोगे? कैपिटलाइज, ओ डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल लिखा हुआ। इसलिए पूरा स्टैंडर्ड पढ़ा रहा हूँ, कोई लाइन नहीं छोड़ा ताकि मसला ना हो जाए। ओपन स्टैंडर्ड पेपर नहीं है, पूछ सकता है। फुलफिलिंग कॉस्ट है कॉन्ट्रैक्ट की, कौन सी 3 कंडीशन है जो मेट होना जरूरी है? अब ये आपको याद करनी पड़ेगी, इन्हें याद करने का कोई फायदा नहीं है। एक नज़र में पता लग जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की एग्जीक्यूशन में लग रही है या उसको ऑब्टेन करने में लग रही है। हाँ, इन्हें याद रखना पड़ेगा। ये सारी कॉस्टिंग की चीज़ें, सारी कॉस्टिंग की चीज़ें हैं। IS-2 चैप्टर नंबर 7 इंट्रो में भी बताया था कि इनको हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते, वहां पे भी लिखा हुआ। ठीक है भाई, आगे आ जाए जी भाई। डिजाइन सर्विसेज को एज एन एसेट और 7 साल पे अमोर्टाइज, हार्डवेयर को IS-16, सॉफ्टवेयर IS-38, माइग्रेशन एंड टेस्टिंग IFRS के अकॉर्डिंगली इसको एसेट बनाएंगे और 7 साल पे अमोर्टाइज करेंगे, और 2 एम्प्लॉयज़ की सैलरीज को एक्सपेंस आउट करेंगे क्योंकि वो रिसोर्सेज में कोई एनहांसमेंट या जनरेशन नहीं कर रहे। ठीक, आप पढ़ते हैं जल्दी से, 1 मिनट का काम है, जल्दी करें बेटा। भाई कल आपने 8:30 पे उधर मैसेज ही नहीं दिया, बच्चे बाहर आके खड़े हो गए। अच्छा, हीरो ने फिर पढ़ाया नहीं। एनेसर रिकॉग्नाइज फॉर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, कॉस्ट ही, लेकिन कॉस्ट को कैपिटलाइज कर रहे हैं, उसे अमोर्टाइज करेंगे ओवर द प्रोजेक्ट। शैल बी अमोर्टाइज ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस दैट इज कंसिस्टेंट विद द ट्रांसफर टू द कस्टमर ऑफ द गुड्स और सर्विसेज टू विच द एसेट रिलेट, and the entity is required to update the amortization to reflect a significant change
इन टाइमिंग ऑफ ट्रांसफर टू द कस्टमर एंड अकाउंट फॉर इट एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। कहता है आपने एक चीज डिसाइड कर ली, बाद में कस्टमर को गुड्स या सर्विस ट्रांसफर करने का पैटर्न चेंज हो गया, तो फिर आपको अमोर्टाइज करने का पैटर्न भी चेंज करना पड़ेगा, और इसे क्या कहते हैं? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। बीबी खैर है, कोई खास मैसेज है? फिर मोबाइल जेब में रख लो, किसी को पता चलने चले, अंसारी को पता चल जाता है। ठीक है, परेशान नहीं होना, पढ़ने वाली बच्ची इसलिए इधर फोकस करें। An entity shall recognize an impairment loss in profit or loss to the extent that the carrying amount of an asset recognized exceeds net incremental benefit। इसका मतलब क्या? नेट इंक्रीमेंटल बेनिफिट क्या होगा? रिमेनिंग एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, जो पैसे आने हैं माइनस रिमेनिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड। क्या कहता है? An entity shall recognize an impairment loss in profit and loss to the extent that the carrying amount of an asset recognized exceeds net incremental। अगर कहीं आप ज्यादा कॉस्ट कैपिटलाइज कर चुके और प्रोजेक्ट से आने वाले बेनिफिट्स की रेशो कम हो रही है, तो फिर आपने जो कैपिटलाइज किया हुआ है वो हाई वैल्यू पे किया हुआ है, आपको उसे क्या कर देना चाहिए? एक्सपेंस आउट कर देना चाहिए और नॉर्मल रूटीन से हट जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे जैसे इंपेयरमेंट लॉस होता है। मसलन आप कहते हो 400 की कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है, कितने की? इस वक्त उसकी जो कैरिंग अमाउंट है कैपिटलाइजेशन की वो 400 है। इसे किससे कंपेयर करेंगे? कैसे आएगा? रिमेनिंग एक्सपेक्टेड कंसिडरेशन, जो पैसे कस्टमर से आने हैं उसमें से क्या माइनस कर दें? रिमेनिंग कॉस्ट टू बी इनकर्ड, जो अभी इनकर करनी है, उससे जो आंसर आएगा वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट होगा। बाकी आने वाली कंसिडरेशन, बाकी इनकर होने वाली कॉस्ट, उर्दू में लिखना तो लिख लो, बाकी आने वाली कीमत, इस तरह कर लें, बाकी आने वाली कीमत माइनस बाकी होने वाली कॉस्ट। ओके हो गया? 400 और कॉस्ट इनकर होनी है 300, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना आया? 100। आपकी कॉस्ट खड़ी हुई है 120 पे कैपिटलाइज होके, 20 एक्स्ट्रा है, उस 20 को क्या कर दो? एक्सपेंस आउट कर दो। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट। कौन सी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट? जो कैपिटलाइज की हुई है, उस एसेट का नाम क्या है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिखने। जो कॉस्ट कैपिटलाइज हुई है उनका नाम है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। 1-2 नंबर का एमसीक्यू पूछ सकता है, परेशान नहीं होना। कैसे बनाओगे दोबारा मुझे बताओ? बाकी आने वाली कीमत माइनस बाकी इनकर होने वाली कॉस्ट, 400 माइनस 300 कितना बचा? यानी आइंदा आने वाले वक्तों में 100 का आपको प्रॉफिट आएगा। 100 का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना बाकी है। ठीक है, उधर जो आपने कॉस्ट कैपिटलाइज की हुई है वो 120 पे खड़ी हुई है। कितनी ज्यादा पे खड़ी हुई है? 20 पे। उसे वो क्या कहता है? इंपेयर कर दो। इंपेयर कर दो तो एंट्री क्या पास करो? इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट लिख लो, इंपेयरमेंट की एंट्री। बल्कि एग्जांपल ही बनाओ जल्दी से, यहाँ लिखो। हेलो जल्दी लिखो, यहाँ कितना लिखा था? 400 लिखो। रिमेनिंग कॉस्ट 300 लिखो, यहाँ लिखो 300। 400 माइनस 300 100 हो गया। साइड पे लिखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की कैरिंग अमाउंट 120 खड़ी है, कैपिटलाइज जो की हुई है वो 120 पे खड़ी है। कितना गिराऊं? 20 की एंट्री लिखो। इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट क्रेडिट। नहीं, इसको इस पे ना लेके जाएं। IFRS अपने तरीके से जो चीज़ें बता रहे हैं, ये तो एक एसेट है भी नहीं, ये तो एक कॉस्ट है। उसने कहा है कि इसको आपने जो आपका ऑर्डर आया है उसके लिए कैपिटलाइज करना है। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट में ना लेके जाएं। आपने ये समझेंगे ये तो संक कॉस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी इनकर हो चुकी है। जो डूब चुकी हो कॉस्ट वो क्या है? तो आपकी 20 की कॉस्ट डूब गई है, रिकवर नहीं हो रही है ना। आपने इनकर की हुई है 150 की, लेकिन अब वो रिकवर नहीं हो सकेगी। जो रिकवर ना हो सके वो संक कॉस्ट होती है।
तो अगर इस तरह डिस्कस करेंगे पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलते हुए चले जाएंगे, क्योंकि एक लेवल आता है सारे टॉपिक सारे सब्जेक्ट आपस में कहीं ना कहीं जाके इंटीग्रेट हो रहे होते हैं। आज ज़्यादातर बात कॉस्टिंग की चल रही है, R2 की बात कम चल रही है। जल्दी से कर दें, 1 मिनट में, 1 मिनट में कर दें भाई। आज से ना आपके पास कैप होना चाहिए, आप रिस्क ना लो। देखो साजिद ने रिस्क लिया था, बीमार पड़ा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको कैप दूंगा। जल्दी करें भाई। एक्स लिमिटेड ने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट विन किया है टू प्रोवाइड अ सर्विस टू अ कस्टमर। द कॉन्ट्रैक्ट इज रिन्यूएबल फॉर सब्सिक्वेंट 1। तो फिर अमोर्टाइजेशन पीरियड कितना होना चाहिए? 6 साल। वो कहता है नहीं भाई, क्या है, 7 साल से चल रहा है, एवरेज 7 साल है, तो किस पे करूंगा? ना 5 पे, ना 6 पे, 7। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कहता है 7 साल पे परेशान ना होना, 7 साल काम करने के बाद एक वक्त आएगा जब मेरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो जाएगी। अब बताओ, ओवर द टाइम, पॉइंट इन टाइम जी, एक सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, लेकिन यहां ओवर द टाइम है। इसका मतलब 7 साल के बाद डिलीवर नहीं करूंगा, हर साल डिलीवर करूंगा। और अगर वो कहता कि कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, काम कर रहा हूं, 7 साल के बाद पोजेशन और कंट्रोल दूंगा, फिर ये ओवर द टाइम ना होता। ये सुबह की पहली एग्जांपल जो सिखाई थी, एक्स लिमिटेड रेवेन्यू ऑन टाइम बेसिस को कर रहा है। इसका मतलब है कोई और माइलस्टोन नहीं है, वक्त गुजरेगा तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा। कॉस्ट इनकर्ड बाय द एंड ऑफ ईयर 1 एंड फोरकास्ट फ्यूचर कॉस्ट आर एज फॉलो। कहते हैं अभी तक कितनी इनकर कर चुका, और एस्टिमेटेड फ्यूचर कॉस्ट टोटल कितना हुआ? 28। मैंने रेवेन्यू कितने सालों में रिकॉर्ड करना है, तो फिर मैं कॉस्ट भी कितने सालों में रिकॉर्ड करूंगा, पर ईयर कितनी आएगी। क्या कहते हैं? हाउ टू रिकॉग्नाइज द अबव कॉस्ट। पढ़ें बुक, बुक पढ़ें, मैंने पढ़ा दिया आपको, बुक पढ़ें, सॉल्यूशन पढ़ें। ओके हो गया भाई? भाई पढ़ लिया? 28,000 डिवाइडेड बाय 7 कितना आया? 4,000 पर ईयर। में क्या रिकॉर्ड करूंगा? बीबी कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा। 2 चीजें रिकॉर्ड होंगी, एक रेवेन्यू और एक, अभी उसने क्या पूछा है? कॉस्ट रिकॉर्ड करने का। क्या रिकॉर्ड करने का पूछा है? अच्छा, कीमत बताइए कितनी है? नहीं है, अज्यूम कर लो 70,000। आप बताओ, एक साल में रेवेन्यू कितना? 10,000। एक साल में कॉस्ट कितनी? 4,000। एक साल का प्रॉफिट कितना? शाबाश, करके दो 1 मिनट में। रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का कौन सा मेथड लगा रहा है? आउटपुट मेथड। कितने परसेंट कंप्लीट हो गया? तो फिर कॉस्ट भी कितनी रिकॉग्नाइज करोगे? कितनी है? करें जी। और रेवेन्यू कितना? रेवेन्यू गिवन है भाई, रेवेन्यू नहीं गिवन, चेक करो। भाई रेवेन्यू नहीं गिवन, चलें जी आगे आए। हाँ, ये जरा ध्यान से पढ़ना है। खिचड़ी पकने लगी है। क्या पकने लगी है? खिचड़ी। और यकीन करो, खिचड़ी में जो सबसे मुश्किल काम होता है ना, और चाइनीज में, वो ये ढूंढना होता है ये बने किस चीज से है। एक चाचू कौन है? नहीं, चाची है। कॉन्ट्रैक्ट
ये चाचू हैं, कॉन्ट्रैक्ट ये मामू है, रिसीवेबल। ठीक है भाई, नानों की क्योंकि तरफ रगबत ज़्यादा होती है। उस दिन मेरी मिसेस बता रही थी, इंसान कहता है कि इंसान जो है उलमा इकराम से ही सीखता है, बाज़ दफ़ा अपने जैसों से भी, अपने से तो खैर नहीं की है, सीख लेता है। कहती है पता नानों की तरफ क्यों बच्चों की रगबत होती है? मैंने कहा क्यों? कहती है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती की बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, और उनके जो बेटे थे हज़रत हुसैन और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो ननियाल की तरफ जुड़े हुए थे ज़्यादा, क्योंकि दादा तो फौत हो गए थे, अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो तो फौत हो गए थे। ठीक है, तो ये जो ननियाल की तरफ रगबत है ना, ये कभी कोई कहे ना दादो चाचा ताया, ओए तू बड़ा ननियाल की तरफ नानों को नानों करता रहता है, तो उन्हें कहना भाई सुन्नत ही है, मुझे दादों से भी प्यार है लेकिन तरीका कुछ ऐसा चल रहा है, और नानों से ज़्यादा ही प्यार होता है, ये पता नहीं क्या बात है। या अम्मा ज़्यादा प्यार डालती है दादों की बुराई कर करके, तो अम्मा को कहना दादों की बुराई ना किया करें, दादों ने भी तो अपना चंदा अपना लाल आपको दिया है ना, जो हमारा अब्बा है, तो हमने उनकी भी कदर करनी है, हमने इनकी भी एहतराम रखना है बड़ों का। प्लस माइनस हो जाते हैं हमसे भी, पता नहीं क्या क्या होता है, अल्लाह हमें समझ दे। और ज़िंदगी में याद रखिएगा कभी भाइयों को ना छोड़िएगा, जितने मर्जी इख्तलाफात हम भाइयों को ना छोड़िएगा। भाई बाजू होते हैं, भाई सोना होते हैं, और दोस्त हीरा होता है। हीरा टूट जाए जुड़ता नहीं है, सोना जितनी मर्जी दफ़ा टूट जाए एक हो जाता है, फिर एक हो जाता है। तो भाइयों के साथ ताल्लुक़ को मजबूत रखिएगा, क्योंकि हमारे बाजू होते हैं। अल्लाह पाक हमें समझ की तौफीक दे इंशाल्लाह। हाँ क्या कह रहे हो? तुम हीरे हो? दाग लगे हीरे हो तुम तो, अल्लाह के बंदो हीरे, नाम रख दे इसका हीरा यार, हीरा लाल तजोरी। When either party to a contract has performed, an entity shall present the contract in the statement of financial position। बैलेंस शीट की बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्या है? सर अंसारी जो जेब में आपने एडवांस लेके डाला है उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। पढ़ें। If a customer pay consideration or an entity has a right to an amount of consideration that is unconditional or receivable before the entity transfer a good or service to the customer, the entity shall present the contract as a contract liability when the payment is made or the payment is due, whichever is। कहता है भाई साहब जब तक आपका राइट नहीं बना ना, हेलो, जब तक आपका राइट नहीं बना, राइट कब बनेगा? या तो गुड दे दूं या सर्विस दे दूं, जब तक जो पैसा आया हुआ है उसे क्या समझो? कहते हैं एक और बात, अगर पैसे लेने का राइट डेवलप हो चुका है ना, पैसे लेने का राइट डेवलप हो चुका है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी ना समझो। हाँ अगर राइट डेवलप नहीं हुआ तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी समझो। अब आपको गिल्ला एक बात कर रहा है, पैसा आया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कैसे बन गई? सुनो, वो मसला ही कोई नहीं यार, टेंशन ही कोई नहीं। कितने पैसे चाहिए तुझे? 2 लाख। आ जाए घर पड़ा, समझ तेरी जेब में है पैसा यार पपलू। अब मैं इसको मेंटली तैयार कर रहा हूं, किस चीज में? कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना ले। क्या बना ले? कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना ले। ऐसी बॉडी लैंग्वेज मैंने बोली है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना ले। अच्छा अब मजे की बात, जब मैं इतना जोर लगाऊंगा ना तो ये अपने आप को खुद ही समझना शुरू हो जाएगा मैंने अंसारी से पैसे लेने हैं, हालांकि अभी इसने कोई सर्विस नहीं दी, कोई गुड नहीं दी। अब ये जाके बेगम को क्या कहेगा? बेगम रिसीवेबल डेबिट कर दो। वो कहेगी क्या करके आए हो? कुछ नहीं करके आया, अंसारी ने जिगरा शो किया है और मुझे कन्विंस कर दिया है कि मेरा राइट है कि मैं अंसारी से पैसे लूं। कहती है बड़ा अच्छी बात है, और रिसीवेबल डेबिट कर देती है। कहती है अब क्रेडिट किसे करूं? अब क्या कहेगा? बेगम अभी अंसारी को सर्विस देनी है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दे। एक ऐसी एंट्री जिसका कोई वजूद ही नहीं है, रिसीवेबल डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। ये कब होगा? जब अंसारी साहब प्योर लोहरियों वाली लैंग्वेज में इसे कन्विंस कर देंगे, बेटा समझ पैसे तेरी जेब में है। और ये फंकारी लोहरियों को आती है। अल्लाह हम लोहरियों को इंसान बनाए। यकीन करो अगले को ऐसा कन्विंस करके बेचते हैं, अगला कहता है मियाँ मनशा के पास काम में, अंसारी के पास ज्यादा है। और वो जाके अपनी बेगम को क्या कहते हैं? रिसीवेबल क्या कर दो? डेबिट कर दो। वो कहती है मैं शॉपिंग पर जाऊँ, जाओ मसला ही कोई नहीं, राइट टू रिसीव डेवलप हो चुका। बेगम पैसे तो जब मर्जी ले लो। अंसारी जेब में मेरी जेब में एक ही बात है,
लेकिन क्रेडिट नहीं कर सकता रेवेन्यू। क्यों नहीं कर सकता? अभी सर्विस दी नहीं। तो कभी याद रखिएगा, सर्विस देकर भी राइट डेवलप नहीं होता। फिर कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट करूंगा, सर्विस दिए बगैर पैसा आ जाए कैश डेबिट करूंगा, कैश आए बगैर, गुड्स दिए बगैर, सामने वाला कस्टमर कन्विंस कर दे तो रिसीवेबल को डेबिट कर लूंगा। कुछ क्लियर हो रहा है? ठीक। तो फिर इसका मतलब फिक्टिशियस चीज क्या है? इसकी और मेरी कन्वर्सेशन, इसकी और मेरी डील। कैश हकीकत है, कैश रिसीवेबल भी हकीकत है, लेकिन एक जगह पे मैंने रिसीवेबल को भी अजीब ही कर दिया। मैंने इसको ऐसे कन्विंस किया कि ये समझने लगा मैंने अंसारी से पैसे लेने हैं, हालांकि इसने कोई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी की। तो रिसीवेबल को क्या कर देगा? डेबिट, और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट। आओ, अच्छा जी, कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को कब क्रेडिट करूं? या तो पैसे आ जाए या पेमेंट इज ड्यू। ये पेमेंट इज ड्यू कौन सा है? कौन सा? वो जो रिसीवेबल। मैंने इसे कहा मसला ही कोई नहीं है, ये बहुत एक्सेप्शनल केस है और रियल बिजनेस में नहीं होता, क्योंकि रियल बिजनेस हकीकत पे चलता है। ये इंडिविजुअल कुछ टर्म्स होती हैं जिनकी वजह से ये चीज स्टैंडर्ड को डेवलप करनी पड़ी। कॉन्ट्रैक्ट एसेट, अब सुनिएगा, ये कब डेबिट करूं? जब राइट टू रिसीव डेवलप ना हो। इसने मुझे गुड्स दे दिए, मैं कहता हूं यार इंस्पेक्शन हो जाए फिर मैं, अब ये मुझे देखकर सोच रहे हैं अंसारी से पैसे लेने हैं, लेकिन मजमे में नहीं कह सकता। मजमे में कहेगा तो मैं क्या कहूंगा? अभी इंस्पेक्शन ही नहीं हुई। अब ये किसे डेबिट करेगा? ये एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करेगा। किसे डेबिट करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट को। और इन्वेंट्री को क्या कर देगा? रेवेन्यू को क्रेडिट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी इंस्पेक्शन होना बाकी है। फिर जब इंस्पेक्शन हो जाएगी तो रिसीवेबल को डेबिट कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को, और उधर रेवेन्यू को क्रेडिट कर देगा और कॉस्ट ऑफ सेल्स को डेबिट कर देगा, क्योंकि इन्वेंट्री तो पहले ही क्रेडिट हो चुकी है। आए, if an entity performed by transferring good or service to a customer before the customer pay consideration or before payment is, ये है before payment is due। जब तक right to receive develop ना हो, किसे डेबिट रखेगा? The entity shall present the contract as a contract asset excluding any amount presented as a, यानी अगर कोई राइट डेवलप हो चुका तो उस पर रिसीवेबल डेबिट, जिसमें अभी कंफर्मेशन आना बाकी है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एसेट। रिसीवेबल क्या? अ रिसीवेबल is an entity right to consideration that is unconditional। unconditional का मतलब क्या? मजमे में खड़े होकर ऐलान कर सकता हूं मैंने भोले से पैसे लेने हैं, इसे कहते हैं अनकंडीशनल राइट। मेरी तरफ ऑब्लिगेशन बाकी नहीं है। अब मजे की बात सुनना, बोले एक आदमी ये फक्की पकड़, बोलेगा एक थड़ा है, बच्चियों को तो पता नहीं चलेगा थड़ा क्या है, ठीक है, जहां पे बैठ के सियासतदान सियासत करते हैं, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन होता है, वो क्या है? वो हमारे लाहौर के थड़े हैं, बाबे बैठे हुए होते हैं। यकीन करो, जीना साहब के ज़माने से बात शुरू करते हैं और आज के इलेक्शन तक कहते हैं मैं नहीं किया सी, मैं नहीं किया सी, मैं नहीं किया सी। बंदा समझता है यही इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की। पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। अंदरूनी शहर में तो यही होता है, सर्दियों में नहीं, लेकिन गर्मियों में पूरी पूरी रात थड़ों पे बैठे रहते हैं, फजर पढ़ के जाते हैं। हाँ, थड़े पे फजर वहीं पे बैठे रहते हैं, मस्जिद में जाएंगे बाज़ दफ़ा वहीं पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो नमाजी नहीं होते वो क्या करते हैं? वो बाकी बाबे तो नमाज पढ़ने जाते हैं, वो वहीं पे लूडो और ताश शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं यही हमारी नमाज है। सरहाने मीर के ज़रा आहिस्ता बोलो, अभी ताश खेलने शुरू किए। बड़ा लेवल है उन बुजुर्गों का, उनकी बातें सुनो, यकीन करो सोने में पिरोने वाली बातें होती हैं। ऐसी वो सियासत की बातें करते हैं। वोट जाए उन्होंने कभी ना कास्ट किया, लेकिन वो वहां बैठे बैठे किसी को वजीर आजम बना भी देते हैं और उतार भी देते हैं। चलो आओ भाई, हाँ हाँ सही तरह करने, इस तरह बेचते हैं। एक हाथ में एलोपैथिक बेच रहा है, एक हाथ में फक्की बेच रहा है। अब मैंने इससे ली मेडिसिन, ये मेडिसिन ली, मैंने कहा इसके पैसे दूंगा जब तू मुझे वो वाली फक्की देगा, वो वाली। समझ गए? काम है, देख रहा है
ये देखो, अच्छा इसकी जिसामत भी ऐसी है कि ये फकी बेचने वाला लगता है, ठीक है। अब मैं सीरियस हूं, अब मैंने ये मेडिसिन ली है, ले ली, इसने बेच दी, क्या ये इस पैसे के लिए मजमे में कह सकता मैंने अंसारी से पैसे लेने? नहीं कह सकता। मैंने कंडीशन दी है, जब तक फक्की नहीं देगा, जब तक। अब बताओ ये किसे डेबिट करे? मैं सीरियस हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करेगा। भाई साहब ने मुझे फक्की भी दे दी, अब रिसीवेबल को डेबिट करेगा। इसे कहते हैं अनकंडीशनल राइट। जब आप किसी और चीज के साथ कंडीशन लगा देंगे तो पिछली चीज के लिए आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी है। ओ भाई, ये मेडिसिन देकर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी, लेकिन ये परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इस परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के साथ इंटर रिलेटेड है। जब तक इसकी डिलीवरी नहीं आएगी, इसका राइट डेवलप नहीं होगा। समझ आ रही बात? अभी इसकी एग्जांपल भी आ जाएंगी। आज तो काम आ गई ये दोनों चीजें। किसको? नहीं, क्रेडिट रेवेन्यू को कर देंगे जब ये अपनी गुड्स मुझे ट्रांसफर कर देगा, लेकिन रिसीवेबल को डेबिट नहीं करूंगा। उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट एसेट को। और अगर इसने डिलीवरी भी नहीं दी तो फिर रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी होने पर रेवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन डेबिट कॉन्ट्रैक्ट एसेट होगा, रिसीवेबल डेबिट नहीं होगा। क्या? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को, जो अभी इसने बेगम को जाके कहा, अंसारी भाई ने कह दिया पैसा मिल जाएगा, टेंशन ही कोई नहीं, समझ तेरे पर्स में पड़ा हुआ है। अब वो बेचारी गरीब की बात ने रिसीवेबल क्या कर दिया? नहीं बीबी, हाँ। और दूसरी तरफ अगर इसने गुड्स नहीं दी तो किसे क्रेडिट करेगा? दोनों को अलग-अलग लेके चलें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कब क्रेडिट होनी है? ये लायबिलिटी वाली साइड है, ये जब तक रहेगी जब तक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी नहीं हुई। रेवेन्यू कब क्रेडिट होगा? जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हो गई। कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब डेबिट होगा? जब राइट टू रिसीव अनकंडीशनल नहीं है। रिसीवेबल कब डेबिट होगा? जब राइट टू रिसीव डेवलप हो गया। कैश कब डेबिट होगा? जब मेरे हीरो की जेब में पैसे आ गए। ठीक है, चलो जी जल्दी से कर दो, 1 मिनट लगाओ। जान तो मेरी पूरी नहीं छोड़ रहे हो अपनी फीस में। चलो पास हो गए, एक मैसेज जरूर कर देना। बच्चा मैसेज भी नहीं करता, राह चलते मिले तो हाँ पास हो गया था अंसारी, बहुत ही नहीं किया आपको हमने। दुख बड़ा होता है फिर उस वक्त जब बच्चे का पता चले और बच्चे ने मैसेज भी ना किया हो कि मैं पास हो गया। अच्छा पता क्यों नहीं मैसेज कर दे? मिठाई ना मांग ले, मिठाई आके मेरे से खा लेना, लेकिन मैसेज कर देना सच्ची पास हो गया, अल्लाह का शुक्र पहली अटेम्प्ट में। ठीक है, चलो जल्दी से करो, 1 मिनट लगा। क्या कह रहा है? कहता है 1 जनवरी 8 को एक्स लिमिटेड एंटर हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट में कि वो प्रोडक्ट ए और बी देगा वाई को। ए की कीमत और बी की कीमत दोनों मिलाकर है 1000 और प्रोडक्ट ए बी टू बी डिलीवर 28 फरवरी और 31 मार्च को, दोनों की डेट लिखी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल ट्रांसफर विद द डिलीवरी। ए और बी सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंसिडर हुए हैं। ए की कीमत और बी की, अब से 1 पढ़े, ये क्या है? 2 ऑन डिलीवरी ऑफ, यानी दोनों इंडिपेंडेंट है। जिसको डिलीवर करोगे उसका राइट डेवलप हो जाएगा। पैसे आ गए? अभी तो नहीं आए। अब बताओ ए कब ट्रांसफर करना है? 28 फरवरी को रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, और फिर 31 मार्च को रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू। ये तो सिंपल है। सिचुएशन 2 में आओ। प्रोडक्ट ए की पेमेंट क्या है? कंडीशनल है ऑन द डिलीवरी ऑफ। अच्छा, अब 28 को जब ए दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। समझ आ गई? ओ छोटू समझ आ गई? अब 31 मार्च को क्या करेगा? बी दे देगा। बी जब दे देगा सबसे पहले सांस लेगा। अब पहले ए के लिए रिसीवेबल डेबिट करेगा कॉन्ट्रैक्ट एसेट
अब मजमे में से पकड़ लूंगा, ओए पैसे लेने हैं तेरे से, कहेगा हाँ हाँ पैसे लेने हैं क्योंकि अब तुमने बी दे दिया। अब बी के लिए आ जाओ, रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, क्योंकि जैसे ही ए सेटल होगा बी का राइट टू रिसीव गुड्स देने पर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला है वो डायरेक्ट रिसीवेबल में जाएगा, पहले वाला इनडायरेक्ट फ्लाइट से जाएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट एसेट फिर रिसीवेबल। और समझ आ रही है जी बेटा? सर अगर ये जो दोनों प्रोडक्ट्स हैं अगर इसको सिंगल परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की तरह लेके चलें, मतलब कि प्रोडक्ट ए और बी की डिलीवरी अलग अलग नहीं कंसीडर करें, हम रेवेन्यू तब रिकॉर्ड करेंगे जब दोनों डिलीवर हो जाएंगे और जी पेमेंट भी कंडीशनल है, तो फिर कैसे एंट्री पास होगी? दोबारा बोले। सर प्रोडक्ट ए और जो प्रोडक्ट बी है ये दोनों डिलीवर होंगी तो हम ठीक, रेवेन्यू समझ गया। इसको ऐसे लेके चलेंगे जैसे राइट टू रिटर्न वाला केस है। राइट टू, तो जब ए भेजोगी तो किसे क्रेडिट करोगी? इन्वेंट्री को। और किसे डेबिट करोगी? राइट टू प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि ए की सेल किसी वक्त भी खत्म हो सकती है जब आप बी नहीं देंगी, तो फिर वो राइट टू सेल वाला जो केस है ना, रिटर्न बेसिस वाला, वैसे लेके चलेंगे। पेमेंट तो कंडीशनल तो लाजमी बात है, जब आपने पेमेंट को ही तो कंडीशनल करना है, गुड्स की डिलीवरी तो कंडीशनल हो ही नहीं सकती। जब आप बी को ट्रांसफर कर देंगी फिर दोनों की सेल बुक करेंगी, दोनों की सेल। पैसा आ गया तो रिसीवेबल डेबिट कर देना, पैसा ना आया तो सॉरी पैसा ना आया तो रिसीवेबल डेबिट कर देना, पैसा आया तो कैश डेबिट कर देना। जल्दी से कर दें। ध्यान से भाई, पहला क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज। अब बताओ, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो पैसा जो तुम्हारे पास आया हुआ है वो तुम्हारा हो गया या वापस जाएगा? वापस जा सकता है। जब वापस जा सकता है तो उस पर आपका भी राइट नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। आओ, 1 जनवरी 9 को एंटिटी एक कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हुई, उसने प्रोडक्ट देना है कस्टमर को 31 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर करता है कस्टमर कंसिडरेशन देगा 1000 रुपये इन एडवांस ऑन 31 जनवरी को, बट द कस्टमर पे द कंसिडरेशन ऑन 1 मार्च। एंटिटी ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑन 31 मार्च और कॉन्ट्रैक्ट है क्या? कैंसिलेबल। अब बताएं पैसा कब आया? एंट्रीज लिखे, एंट्रीज लिखे, एंट्रीज लिखे। कब आया? 1/3 को। आपने गुड्स कब डिलीवर की? इसका मतलब है इस दिन आप किसी किस्म का कोई राइड अपने पास लेकर नहीं चल रहे। क्यों? क्योंकि वो किसी वक्त भी क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। अब बताएं जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे? लिखे लिखे, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। कब? शाबाश, 1/3/9। या अल्लाह तेरा शुक्र मेरे मालिक। भाई आप इतनी फोक में तो टाइम पे आते रहे हो और आजकल लेट हो रहे हो, ये मुनासिब बात नहीं है। लेट ना हुआ करें, ये बारिश वगैरह को अपने लिए हर्डल ना बनाए। कब पैसे आए हैं? 1/3/9 को पैसे आने की एंट्री बोले, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट। कितने से? 1000 से। कब डिलीवरी दी? जब डिलीवरी दे दी तो क्या करूं?
कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू कितने से? 1000 से। ओके हो गया, यानी खामोश करवाएं। दूसरे केस में आ जाए। अब क्या है? नॉन कैंसिलेबल। कब डील हुई? 1/1/9 को। 1/1/9 को जब डील हो गई तो क्या राइट टू रिसीव डेवलप हो गया? राइट टू रिसीव नॉन कैंसिलेबल है, हो गया। पैसा आया जेब में? सर पैसा तो कोई भी नहीं आया। भाई पैसा नहीं आया लेकिन राइट टू रिसीव डेवलप हो गया। आप किसे डेबिट करो? रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट एसेट को नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट को जब डेवलप करेंगे जब आपके पास कंडीशनल राइट है। अब कौन सा राइट है? अनकंडीशनल। कैंसिल करेगा तो पैसे देगा, पैसे दिए बगैर नहीं जा सकता। किसे डेबिट करूं? कब करूं? शाबाश, 1/1/9 को रिसीवेबल डेबिट। ये वो तमाशा है जो मैं इसे कह रहा था। किसे? अरसल को। मेरा राइट एज अ सेलर इसकी कंफर्मेशन से हुआ या नॉन कैंसिलेबल की वजह से? तो सम टाइम कस्टमर ऐसे बोलता है कि हमें यकीन हो जाता है कि हमारा राइट डेवलप हो चुका, लेकिन मेरे जैसा बंदा कस्टमर की जबान पे नहीं चलेगा। क्या करवा लूंगा? कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लूंगा। क्या? कि भाई नॉन कैंसिलेबल है। नॉन कैंसिलेबल का मतलब ना मैं भाग सकता हूं ना वो भाग सकता है। जब वो भाग नहीं सकता तो राइट टू रिसीव डेवलप हो गया। नहीं, 31/1 को क्या कहानी है? 31/1 को क्या कहानी है भाई? हाँ भाई देखें, 31 को पे करेगा। कॉन्ट्रैक्ट कब साइन हुआ? इस दिन मुझे पता है कि पैसा मुझे आना है, आया नहीं है। हमें रट्टा लगा हुआ है कि हमने एडवांस आने पे कैश डेबिट करना है। यही तो कह रहा हूं, आज मैं कैश डेबिट नहीं कर रहा, आज मैं क्या डेबिट कर रहा हूं? रिसीवेबल। याद करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कब क्रेडिट करते हैं? या पैसा आ जाए या राइट टू रिसीव डेवलप हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अभी पढ़ा कर आए हो तो लिखो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उस वक्त क्रेडिट होती है जब पैसा आ जाए या राइट टू रिसीव डेवलप हो जाए। कहां लिखा हुआ है? द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कस्टमर टू पे कंसिडरेशन of 1000 in advance on 31/1/9 but the customer pay the consideration on 1 ठीक है भाई। ये अगर ये लाइन ना होती तो इसका मतलब इस दिन इसने पैसे देने थे, इस दिन इसने पैसे देने थे और इसी दिन दिए होंगे। लेकिन यहां क्या कह रहा है? देने हैं उसने 31 को और दिए उसने 1 मार्च को। अब कॉन्ट्रैक्ट में लाइन क्या लिखी होगी? सुनिएगा, कस्टमर विल पे नवीद अंसारी ₹1000 ऑन 31/1। इसका मतलब इससे पहले मैं खड़े होकर नहीं कह सकता मैंने तुझसे पैसे लेने हैं। वो क्या कहेगा? कॉन्ट्रैक्ट पर किस डेट पर खड़े होकर मजमे में ऐलान कर सकता है? 31। उससे पहले तू ऐलान नहीं कर सकता क्योंकि तेरा राइट टू रिसीव डेवलप होगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से किस दिन? 31/1। 31/1 भाई। क्या पैसे आ गए? नहीं आए। कितने लेने हैं? 1000। ये तो हो गया। अब मुझे बताएं पैसा कब आया? पैसा कब आया? 1/3। 1/3/9। कैश को क्या कर दो? डेबिट 1000 से। रिसीवेबल को क्या कर दो? कितने से? 1000 से। मैंने गुड्स कब दी? 31/3/9। अब किसे डेबिट करूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को। और किसे क्रेडिट करूं? रेवेन्यू को। कितने से? 1000 से। लो भाई, कॉन्ट्रैक्ट बना 1/1/9 को
और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आप मुझे पैसे कब देंगे, 31 को। ऐसे समझ लो, आज आप गए, आपने जमील साहब को C5 का फॉर्म फिल करवा दिया। उस फॉर्म पे लिखा हुआ है कि C5 की क्लास से 15 दिन पहले आपने फी जमा करवानी है। कब जमा करवानी है? अब बताएं राइज आपको कब कॉल करे? 15 तारीख को। भाई आपने पैसे देने थे। अगर राइज शाम में कॉल करे तो आप क्या कहेंगे? फॉर्म उठाओ। उसमें क्या डेट लिखी हुई है? 15 लिखी हुई है। तो 15 को तुम कह सकते हो कि मैंने तुम्हारे पैसे देने अंसारी। आज नहीं कह सकते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग डेट यकम है, लेकिन उस पर डेट ऑफ पेमेंट कौन सी लिखी हुई है? 15। कैसे? आपने प्लॉट खरीदा, बयाना कब किया? आज। तो फिर उस बयाने पे डेट कब की? बेटा प्लीज, उस बयाने पे डेट कब की है? आज की। लेकिन पेमेंट के लिए आपने 3 महीने का टाइम ले लिया। अब बताएं राइट टू रिसीव किस दिन डेवलप होगा? 3 महीने बाद। जो उसके अंदर डेट है, एक होती है साइनिंग डेट, एक होती है ट्रांजैक्शन परफॉर्म होने वाली डेट। तो राइट किस दिन का डेवलप होगा? जिस दिन ट्रांजैक्शन परफॉर्म होनी है। तो पैसा कब आने का वादा है, तो फिर ये एंट्री कब पास करेंगे? हाँ, वैसे दिल में सोचता रहूंगा 8 दिन रह गए, 7 दिन रह गए, लेकिन रिसीवेबल को डेबिट कब करूंगा? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट की डेट उसके अंदर लिखी हुई। जी, यकम जनवरी को क्या कह रहे हो? कॉन्ट्रैक्ट एसेट कब बुक होता है? पेमेंट जब, हाँ, तो ड्यू की डेट लिख दी ना उसने 31। डेट कौन सी लिख दी? 31। अब अगर 31 को पैसा आना होता, 31 को पैसा आना है, तो फिर आप ये कह सकते हो कॉन्ट्रैक्ट एसेट नहीं कि एक मिनट भाई सर, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ हूं। एंटर होने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है, लेकिन उसके अंदर कोई भी डेट यकम जनवरी की नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट की डेट यकम जनवरी है, लेकिन ट्रांजैक्शन कोई भी यकम जनवरी की नहीं है। तो फिर लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट लिखने की तारीख से कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेवलप नहीं होगा। क्या कहा? कॉन्ट्रैक्ट लिखने की तारीख से, कॉन्ट्रैक्ट लिखने की तारीख से कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिकॉर्ड करने का रूल क्या है? अभी लिखवाया था, या कैश आ जाए या राइट टू रिसीव हो जाए। तो राइट टू रिसीव किस दिन हो रहा है? 31/1 को। तो फिर दोनों में से यकम मार्च को पैसा आया, 31/1 को राइट टू रिसीव हुआ। दोनों में से कौन अर्ली हुआ? 31/1। 31/1 को मैंने बुक कर लिया रिसीवेबल। कॉन्ट्रैक्ट एसेट जब होता, जब एक कंडीशन पूरी हो जाती और दूसरी कंडीशन बाकी होती, तो फिर मैं कहता भाई मैंने गुड्स तो दे दी। वो कहेगा पैसे ना मांगी, क्योंकि राइट टू रिसीव अभी डेवलप नहीं हुआ। अब मेरी मजबूरी है, मैं किसे डेबिट करूंगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट को। किसे डेबिट करूंगा? तो लिख लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट एसेट आप कंडीशनल केस में लेकर आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एसेट आप बोले कंडीशनल केस में लेकर आएंगे। अगली क्लास कितने बजे है आपकी भाई? अगली क्लास हाँ, एक मिनट भाई साहब जी। बहुत क्रिटिकल है बेटा, सारा खेल ही डेट का, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के लिए डेट इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए तो उसने ओपन स्टैंडर्ड ख़त्म किया कि बच्चों को मैं देखूं इन्हें डेट भी रिटेंशन होती है या नहीं होती। लेकिन अब मज़ेदार पेपर आया करेगा, पहले मज़ेदार नहीं होता था। क्यों? पहले आप डिपेंडेंट होते थे, यार बुक खोलेंगे कर लेंगे। अब आपको टीचर की भी कदर होगी, जो बोल रहा है ध्यान से सुनो, क्योंकि पेपर वाले दिन मेरे पास स्टैंडर्ड नहीं होंगे। ठीक है, अब लिख रहे हैं, अब सब लिख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट आ सकता है। ठीक है, चलो करो, ध्यान से करें भाई, ध्यान से करें। आखिरी है, फिर इसके बाद देखते हैं क्या करना है।
जी भाई, एन एंटिटी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर ऑन यकम जनवरी नॉट टू ट्रांसफर प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर फॉर रुपी। अब कॉन्ट्रैक्ट का इज इन राइट टू रिसीव, अभी तक नहीं हुआ, आगे पढ़ते हैं कब मिलेंगे पैसे। इफ द कस्टमर परचेजेज मोर देन 1 मिलियन प्रोडक्ट इन अ कैलेंडर ईयर, द कॉन्ट्रैक्ट इंडिकेट्स दैट द प्राइस पर यूनिट इज रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस्ड टू, अगर पूरे साल में 1 मिलियन प्रोडक्ट खरीदे तो हम प्राइस कितनी कर देंगे, 125 कर देंगे। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो प्राइस क्या एग्री हुई, जब कॉन्ट्रैक्ट एग्री हुआ तो 150, साल में 1 मिलियन हो गए तो 125 पे रिट्रोस्पेक्टिवली जाएंगे। ये भी कॉस्ट वाले टीचर ने सिखाया होगा जब उसने आपको पीस वर्क बेसिस करवाया होगा, लेबर की पेमेंट पीस वर्क पे। पीस वर्क में 2 रूल होते हैं। एक रूल क्या होता है, अगर टारगेट अचीव हो गया तो जितने इंक्रीमेंटल यूनिट्स हैं उन पर रिड्यूस रेट लगेगा। दूसरा केस होता है, अगर टारगेट अचीव हो गया तो पूरी मैसिव प्रोडक्शन पे रिड्यूस रेट लगेगा। ये क्या कह रहा है कि मैं किस पे ले जाऊंगा, रिट्रोस्पेक्टिवली टू ₹125। इसका मतलब सारे यूनिट्स कितने पे बुक करूंगा, रेवेन्यू के 125। पता कब चलेगा, साल के आखिरी दिन। आज कितने पे बात हुई है, 150 पे, तो राइट टू रिसीव कितने पे डेवलप होगा, 150 पे। आगे पढ़िएगा, कंसिडरेशन इज ड्यू एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट ट्रांसफर टू द, मैंने कोई ऐसा डायलॉग नहीं मारा, कोई मसला नहीं, पैसे तेरी जेब में है, टेंशन ही ना ले। अगर मैं ये जुमला बोल देता तो ये राइट टू रिसीव की वजह से रिसीवेबल डेबिट करता। मैंने कहा भाई ऐसी कोई खुशफहमी में ना रही। कब तेरा राइट डेवलप होगा, जब तो गुड्स डिलीवर करेगा। आगे चलें, इन डिटरमिनिंग द ट्रांजैक्शन प्राइस द एंटिटी कंक्लूड एट कॉन्ट्रैक्ट इंसेप्शन दैट द कस्टमर विल मीट द 1 मिलियन प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड। अब सब्सटेंस ओवर फॉर्म देखनी है। जिस दिन सेल्स हुई कितने यूनिट्स ट्रांसफर किए, जनरल एंट्री ऑन शिपमेंट ऑफ फर्स्ट 100 प्रोडक्ट ऑन 4 जनवरी। अब बताएं क्या यकम जनवरी को ये रिसीवेबल डेबिट कर दे, क्यों ना करे, क्यों ना करे। या तो पैसे की डेट होती कि इस दिन तुम पैसे दोगे और नॉन कैंसिलेबल है, फिर रिसीवेबल बुक करता जिस दिन पैसे का वादा होता, या फिर ये देखें ये लिखा हुआ है जिस दिन गुड्स ट्रांसफर करेगा। अब किस दिन ये रेवेन्यू बुक करेगा, 4 को। अब देखिएगा बुक कैसे करेगा, 4/1 साल नहीं है, 2018 लिख दे, 9 है 9 लिख दे। क्या कैश आ गया, कैश तो नहीं आया, किसे डेबिट करेगा, रिसीवेबल को। आपकी चाहत पे चलूं या जो स्टैंडर्ड बना उसकी चाहत पे चलूं। स्टैंडर्ड कहता है 4 जनवरी को तुम रिसीवेबल 150 के हिसाब से ही बुक करोगे। रिसीवेबल 150, कितनी चीजें गई, 100 ज़रब 150 कितना, कहता है लेकिन क्योंकि तुम सेंस कर चुके हो, क्या सेंस कर चुके हो कि थ्रेशोल्ड मीट होगा, तो तुम रेवेन्यू को बुक करोगे 125 से 12,000। मैंने कहा भाई बाकी जो मैं रिसीवेबल डेबिट करता हूं, कहता है क्या करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। इसे रिफंड लायबिलिटी भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो। लेकिन क्यों रिफंड लायबिलिटी का मैंने वर्ड यूज नहीं किया, पैसा थोड़ी आया है। याद करो रिफंड तो जब होता है जब पैसा एडवांस में आ जाए, इसलिए क्या वर्ड बोलोगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। 100 पे 25 कितना बना, 2500। कहते हैं ये एंट्री पास करोगे 4 जनवरी को। कितनी जनवरी को, 4 जनवरी को। जो तुम्हें एक्स्ट्रा आए हुए हैं, जिसका तुम खुद कह रहे हो क्या कि थ्रेशोल्ड मीट हो जाएगा, उतने पैसों को कहां पुट करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में। कौन कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है। मैं और आप ना भी चाहें तो हमें उसकी ट्रीटमेंट अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड में कहीं जाके आप कहते हो सर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, तो वहां स्टैंडर्ड क्या कहता है, चुप हो जाओ, जो हमने कहा है वही करोगे, क्योंकि सारी लोगों को एट अ टाइम स्टैंडर्ड सेटिस्फाई नहीं कर सकता। कोई इसके फेवरिस्ट होंगे, कोई इसके अगेंस्ट भी होंगे। लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट,
रिफंड लायबिलिटी को क्रेडिट ना कीजिएगा क्योंकि पैसा नहीं आया अभी। और अगर कर भी दें तो स्टैंडर्ड इजाजत देता है। अगर कर भी दें तो बोले स्टैंडर्ड इजाजत देता है। मैं क्यों कह रहा हूं ना करो, ऊपर कैश नहीं है, और अगर कैश आ जाता डिलीवरी के वक्त फिर से रिफंड लिखने का लॉजिक सामने आ जाता, तो स्टैंडर्ड इसको भी कहता है और इसको भी कहता है। तो मैं ये कहूँगा रिसीवेबल आ जाए, बल्कि एक ही रख लो, रिसीवेबल हो तब भी रिफंड कर लो, कैश हो तब भी रिफंड कर लो, ताकि पेपर सॉल्व करते हुए तुम्हें इशू ना हो। अब हमारा आखिरी पॉइंट रह गया बेटा पूरे स्टैंडर्ड का, अल्लाह के फजल से हम पहुंच गए मंजिल पे। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। 3 केस हैं, इसको इंशाल्लाह अगले उसमें करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।